सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल विज्ञान इंस्टीट्यूट। हम आ चुके हैं अपने एक और न्यू वीडियो के साथ और आज के वीडियो में जो है हम हमारे इंग्लिश ग्रामर को जो है स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि लाइक इंग्लिश का जो पेपर है भले वो 10th स्टैंडर्ड का हो या 12th स्टैंडर्ड का हो, सभी में ग्रामर काफी ज्यादा मार्क के लिए आते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ कि ये लेक्चर किसके लिए है, तो ये लेक्चर है फ्रॉम क्लास 8 टू क्लास 12, 8वीं से लेके 12वीं तक का सबके लिए ये लेक्चर है। हाँ, स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ तो ये 10th स्टैंडर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 10th स्टैंडर्ड को ये टॉपिक 1 मार्क के लिए आता है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 12th स्टैंडर्ड के लिए, बिकॉज ये सेम टॉपिक 12th स्टैंडर्ड को 2 मार्क्स के लिए आता है। है बहुत कम वेटेज, बट इसमें जो है बहुत ज्यादा आप लोग गलतियां करते हो। इसके वजह से जो है हम लोगों को ये टॉपिक एकदम डीप में डिस्कस करना पड़ेगा एंड हम लोग जो है उसको आज स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली अगर आप लोग आपके स्क्रीन पे देखोगे तो फिगर ऑफ स्पीच आपको दिखाई दे रहा है। फिगर ऑफ स्पीच टोटल कुल मिला जुला के 18 है तो इससे भी ज्यादा, बट हम लोग इस लेक्चर में जो है 18 फिगर ऑफ स्पीच करेंगे। हाँ, अब बात आती है सर हम 10th वाले हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है। जो भी 10th या उससे नीचे स्टैंडर्ड के हैं वो लोग टिक कर लो। आपके लिए एलिट्रेशन, रिपीटेशन, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, सिमिली, ओनोमाटोपिया, हाइपरबोल, हाइपरबोली, हाइपरबोली, एंड उसके बाद एंटीथेसिस एंड ट्रांसफर एपिथेट और इमेजरी। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो 10th स्टैंडर्ड को ज्यादातर आते हैं एंड जो बाकी जितने भी टॉपिक बच रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, बट 12th स्टैंडर्ड के लिए। 10th या उससे अगर नीचे के स्टैंडर्ड के लोग हैं तो उनके लिए ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये सारे टॉपिक ज्यादातर आपको एग्जाम में होते हैं। कई बार पन भी होता है, एनसिनेडोचे तो नहीं इतना होता है, चलो पन एक और इंक्लूड कर लो। तो ये कुछ 10th या उससे नीचे स्टैंडर्ड 8 9 10 के लिए। एंड अगर मैं 12th के लिए बात करूं तो 18 के 18 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे सारे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे एंड मैं सबका आपको एक शॉर्ट में रिव्यू देके उसके एक आध क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे, सो दैट आपको पता हो कि कैसे कैसे क्या चीजें जो है होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिट्रेशन के बारे में। बेसिकली देखो, मैंने यहाँ पे लिख के कंटेंट लाया हुआ है, मैंने आंसर के लिए जगह छोड़ा एग्जाम्पल के बाद। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, मैं आपको बेसिकली ना, देखो जो लिखा है वो आपको अगर चाहिए तो आप लिख के ले सकते हो, बट इसका इतना कुछ वर्थ इट नहीं निकलता, बिकॉज लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जो है पता होना चाहिए। बेसिकली अगर मैं एलिट्रेशन बोल रहा हूँ, आपको एग्जाम में ये नहीं बोला जाएगा कि एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है ये बताओ। आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा और बोला जाएगा फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच। अच्छा, अगर कोई भूलता होगा कि सर फिगर ऑफ स्पीच कहीं तो सुना है, कहाँ आता है, कहाँ आता है, आपका पोएम पैसेज में आता है। जो 10th स्टैंडर्ड के या 10 9 8 के अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को 5 5 मार्क के पोएम पैसेज होते हैं एंड उसमें जो तीसरा क्वेश्चन होता है 1 मार्क के लिए वो होता है फिगर ऑफ स्पीच। एंड अगर मैं 11 12 की बात करूं तो 11 12 में 10 मार्क का पोएम पैसेज होता है और उसमें भी आप लोगों को जो लास्ट क्वेश्चन होता है, सॉरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो होता है A4, वो होता है फिगर ऑफ स्पीच। तो आप लोगों को 2 मार्क का आता है 11 12 को। तो हम आप सभी लोगों को सीखना ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ज्यादा बकवास नहीं करेंगे और डायरेक्टली जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे एंड कंटिन्यू चीजें करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें एलिट्रेशन का, तो देखो एलिट्रेशन बहुत इजी चीज है। कोई भी एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर जो वर्ड्स आपको दिए गए, अगर वर्ड्स का फर्स्ट जो अल्फाबेट है अगर वो दो या दो से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो आप सिंपली समझ जाओ कि वो एक एलिट्रेशन है। अगर आप देखोगे तो 4 फाउल्स फेल इन अ माउंटेन, अगर आप देखोगे 4 में एफ, फाउल्स में एफ एंड यहाँ पे फेल में एफ, तीनों में एफ कॉमन है। एफ कॉमन इन द सेंस आपका जो भी वर्ड है उसका फर्स्ट जो लेटर बोलो या अल्फाबेट बोलो वो कॉमन है, लाइक सब में सेम है, तो आप इसको बोलोगे एलिट्रेशन। अब देखो 12th स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली एंड 10th को भी जब आप लोग लिखते हो ना, लाइक अगर ये आपको पता है कि एलिट्रेशन है, तो जब आप अगर यहाँ लिख रहे हो फॉर एग्जाम्पल, एक जस्ट अ सेकंड रुकना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ लिख रहे हो कि ये आपका क्या है, एलिट्रेशन है। तो एलिट्रेशन बस ये वर्ड लिखने से आपको एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको इसका थोड़ा सा ये भी देना पड़ेगा, लाइक इसका एक्सप्लेनेशन भी कि हियर द वर्ड सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में एफ इज रिपीटेड फॉर पोएटिक डिवाइस। ठीक है, तो इस तरह से जो है पोएटिक डिवाइस मतलब आपको जो पोयम है उसको एक अच्छा सा मतलब दिखाने के लिए, लाइक पोयम को एक स्ट्रक्चर देने के लिए जो है पोएटिक डिवाइस जो है यूज किया गया है, एलिट्रेशन ऐसा जो है आप बताओगे। ठीक है, तो आपको समझ गया होगा होप्स कि एलिट्रेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसके अंदर वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट क्या होगा, दो या दो से ज्यादा बार रिपीट होता है, हम उसे एलिट्रेशन कहते हैं। ओके, होप्स आपको समझा होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, रिपीटेशन। The sentence in which the words are repeated twice or more। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वर्ड्स बोला है, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, वर्ड्स बोला है, एंड जो एलिट्रेशन था यहाँ पे क्या बोला था, फर्स्ट लेटर। ये फर्स्ट वर्ड पे ध्यान रखना, फर्स्ट लेटर रिपीट होता है तब हम एलिट्रेशन बोलते हैं। ठीक है,
एंड रिपीटेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पूरा वर्ड ही रिपीट होता है। ओके, तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन देखोगे, ही हैज नथिंग टू डू विद द साउंड्स बट हैज टू डू विथ वर्ड्स, तो टू डू विथ आपका रिपीट हुआ है, टू डू विथ, और यहाँ पे भी टू डू विथ, तो इसको हम कह सकते हैं रिपीटेशन है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे एग्जाम में, रिपीटेशन फिर हाइफन लगाया, आप डायरेक्ट भी ऐसा लिख सकते हो, द वर्ड टू डू विथ is repeated for poetic device। ठीक है, होप सो एवरीवन आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरह से रिपीटेशन में बेसिकली क्या होता है, आपका पूरा का पूरा वर्ड जो है वो रिपीट होता है। अब वो सिंगल वर्ड भी हो सकता है, मल्टीपल वर्ड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम पर्सोनिफिकेशन के ऊपर। देखो अगर पर्सोनिफिकेशन की मैं बात करूं तो ये भी एक काफी ज्यादा आसान सा फिगर ऑफ स्पीच है। इसमें बेसिकली क्या होता है, आपको मतलब एक सेंटेंस दिया रहेगा, उस सेंटेंस में कोई ह्यूमन की क्वालिटी किसी नॉन ह्यूमन थिंग को दी गई होगी। अब यहाँ पे ध्यान दो, मैंने क्या बोला, ह्यूमन क्वालिटी, याद रखना ह्यूमन की क्वालिटी, बिकॉज आगे एक और टॉपिक आने वाला है जिसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए। ह्यूमन की क्वालिटी किसी नॉन ह्यूमन थिंग को, ये याद रखो, नॉन लिविंग थिंग मैंने नहीं बोला है, कोई भी नॉन ह्यूमन थिंग, यानी जो इंसान नहीं है हम उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन उसको जो क्वालिटी दी गई है, डिनोट की गई है, वो कोई इंसानों की क्वालिटी होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल द फैन इज रनिंग फास्ट। अब देखो एग्जाम्पल, यहाँ पे कभी कोई फैन कभी भाग सकता है क्या, रन सिर्फ इंसान कर सकता है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पर्सोनिफिकेशन द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ रनिंग, द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ रनिंग फास्ट इज गिवन टू नॉन ह्यूमन थिंग, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में फैन। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है रनिंग फास्ट को भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रखना। इस तरह से जो है आपकी जो ह्यूमन की क्वालिटी है वो नॉन ह्यूमन थिंग को अगर दी जाएगी तब हम उसको कहेंगे पर्सोनिफिकेशन। होप्स आपको समझ में आता हो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, मेटाफर। अब देखो मेटाफर में क्या होता है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन। क्या होता है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन। यहाँ पे आपकी इसके नीचे ही दिख रहा है आपको सिमिली, सिमिली में क्या होता है, डायरेक्ट कंपैरिजन। दोनों में कंफ्यूज मत होना, मेटाफर में इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, सिमिली में डायरेक्ट कंपैरिजन। जो सिमिली होता है ना उसके अंदर हमेशा आपको यहाँ लाइक या एज, ये दो में से कोई एक वर्ड दिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या बोला, द मैन इज लॉयन। अब आप खुद सोचो, कभी कोई इंसान लॉयन कभी हो सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं है। बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं कि वो इंसान शेर की जैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसको कंपेयर कर रहे हैं, किससे, हम इंसान को कंपेयर कर रहे हैं लॉयन से। एंड क्या डायरेक्ट कंपैरिजन है, नो इट इज एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन। तो आप एग्जाम में लिखोगे मेटाफर, फिर ऐसा लिखोगे, देयर इज एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन लॉयन एंड मैन। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप इसका जो है आंसर लिख लोगे, सो दैट आपको जो है ये पता चल सके। ठीक है, एंड ये हो गया मेटाफर। याद रखना मेटाफर में कोई स्पेसिफिकली वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है कंपैरिजन के लिए, यहाँ पे इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं सिमिली पे। सिमिली का मैंने आपको बताया, यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। एंड यहाँ पे हमेशा दो में से कोई एक वर्ड होगा, या तो लाइक होगा या तो एज होगा सेंटेंस में। जैसे यहाँ पे देखोगे, द मैन फाउट लाइक ए लॉयर। अब यहाँ पे आपको लाइक वर्ड दिख रहा है, तो लाइक वर्ड आने की वजह से यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, एंड ये डायरेक्ट कंपैरिजन है। तो आप कैसा क्या लिखोगे एग्जाम में, सिमिली देयर इज एन डायरेक्ट कंपैरिजन यूजिंग वर्ड। कौन से वर्ड का इस्तेमाल करके डायरेक्ट कंपैरिजन किया है, तो लाइक। लाइक जो ये वर्ड है इसका और किसके बीच में कंपैरिजन हुआ है, बिटवीन मैन एंड लॉयन। ठीक है, तो इस तरह से जो इसका आंसर है, होप सो समझ में आ रहा है आपको। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है ओनोमाटोपिया। देखो इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत लोग गड़बड़ करते हैं, ये ओनोमाटोपिया है। ठीक है, ओनोमाटोपिया। तो ओनोमाटोपिया का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सेंटेंस जिस सेंटेंस के अंदर ना किसी साउंड की बात, सॉरी, एक ऐसा सेंटेंस जिस सेंटेंस के अंदर कोई ऐसा वर्ड इस्तेमाल किया होगा जो वर्ड किसी साउंड के लिए होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, डाउन सैंक द बेल विद अ गर्गलिंग साउंड। अब देखोगे तो जो बेल है, जब बेल, जो बेल समझते हो ना, घंटा, जब वो पानी में डूबता है तो वो गुड़ 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 ऐसा आवाज करके डूबता है, और वही गुड़ 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 को यहाँ पे क्या बोला गया है, गर्गलिंग साउंड। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे एग्जाम में, ओनोमाटोपिया
onomatopoeia. Here the word gurgling is used to express the sound. ठीक है, तो इस तरह से आपको जो एग्जाम में है, देखो एक चीज याद रखो, मेरा मेन लेक्चर, मैं ये क्वेश्चन इसके लिए लाया हूँ बिकॉज मेरे को वो जो आप फिगर ऑफ स्पीच पहचान लेते हो बट उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते हो, वो एक्सप्लेनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं वो एक्सप्लेनेशन के लिए ये वीडियो लाया, नहीं तो मेरा ये कोई मतलब नहीं है बिकॉज बहुत आसान सा टॉपिक है। ठीक है, तो ओनोमाटोपी आपको समझ गया होगा कि एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसके अंदर क्या होता है, कोई साउंड के लिए किसी वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा वो। फिर आते हैं हम हाइपरबली। हाइपरबली का बेसिकली मतलब क्या होता है, किसी चीज को ओवर एग्जैजरेट करना। ओवर एग्जैजरेट करने का मतलब होता है बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं ना कि अरे तेरे को मालूम है उसको इतना मारा ना कि पूरा सर से खून निकल गया, ऐसा खून निकल रहा था, ऐसा लग रहा था कि नदी के जैसा खून बह रहा है। समझे, प्रैक्टिकली कभी नदी के जैसा खून बह सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो उसी को जो बहुत ज्यादा जब बढ़ा चढ़ा के हम कोई बात बोलते हैं ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, हाइपरबली कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ही हैड एन एक्सीडेंट एंड द ब्लड वाज फ्लोइंग लाइक अ स्ट्रीम्स ऑफ रिवर। जो नदी होते, नदी के झरने के जैसा जो है खून बह रहा था, पॉसिबल है? नहीं। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, ओनोमाटोपिया, सॉरी ओनोमाटोपिया नहीं, सॉरी गड़बड़ हो गया, यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, हाइपरबली। ठीक है, HYPERBOLE, हाइपरबली। एंड यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, द स्टेटमेंट इज ओवर एग्जैजरेटेड, ओवर EXAGGERATED। ठीक है, यहाँ पे इसका हमेशा किसी भी तरह का हाइपरबली आए, आप हमेशा याद रखो यही चीज आपको लिखना है, आपको हाइपरबली लिख देना है, वहां पे क्या लिखना है, द स्टेटमेंट इज ओवर एग्जैजरेटेड। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 7 टॉपिक हो गए। देखो 18 में से 7 टॉपिक हो गए, फटाफट हम लोग कर रहे हैं सो दैट खत्म हो सके। फिर हम चलते हैं इंटरोगेशन। देखो ये तो समझना बहुत मतलब कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। अब बात आती है सर इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखो बेसिकली ना जो पोयम होता है हमेशा, इसीलिए ना यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे, मैंने स्टार्टिंग एलिट्रेशन रिपीटेशन जब कराया तो वहां पे पोएटिक डिवाइस, यानी बेसिकली फिगर ऑफ स्पीच सिर्फ और सिर्फ पोएम्स में आते हैं, एंड पोएम्स में ही सिर्फ फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। और क्यों होते हैं पोएम्स और फिगर ऑफ स्पीच? सो दैट आपका जो पोएम का जो स्ट्रक्चर है ना वो थोड़ा सा अच्छा दिख सके, इसके लिए क्या होता है, पोएम्स में फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। अगर मान लो कोई ऐसा पोएम है, कोई पोएम की लाइन है जिसमें वो लाइन आपको उठा के दे दिया है एंड उसमें जो है क्वेश्चन मार्क है ऐसा, तो आप उसका बोल दो फिगर ऑफ स्पीच फाइंड आउट करने के, तो आप समझ नहीं पाओगे, तो आप क्या करोगे वहां पे, आप सिंपली लिख के आ जाओगे इंटरोगेशन। देखो कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आने के 1% चांस है, मतलब वो नहीं आते, फिर भी मैंने उसको इंक्लूड कर लिया है सो दैट अगर बाई चांस आ जाए तो आपको पता हो कि क्या, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। आप नॉर्मली इंटरोगेशन लिख के आओगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम इन्वर्जन। अब देखो इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, कई बार ना पोएम को एक स्पेशल या फिर अलग सा इफेक्ट देने के लिए जो पोएट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वर्ड्स का जो ग्रामेटिकल ऑर्डर है ना वो आगे पीछे कर देते हैं। जैसे हमारा कोई भी सेंटेंस होता है उसका ग्रामेटिकल ऑर्डर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। बट जो पोएट होते हैं वो पोएम्स में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट को, वर्ब को सब आगे पीछे कर देते हैं। बेसिकली उनके जो प्लेस है वो इंटरचेंज कर देते हैं, वो जो ग्रामेटिकल ऑर्डर है उसमें नहीं होता है। अगर आपको एग्जाम में कोई सेंटेंस आ रहा है एंड बोला गया फिगर ऑफ स्पीच और उसके ग्रामेटिकल ऑर्डर्स अगर आगे पीछे, तो आप क्या करोगे, उसको इन्वर्जन लिख के आओगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे क्या, इन वर्जन। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखो, ऑन द डेक द रोवर टेक्स हिज स्टैंड, इसका सेंटेंस कैसा होना चाहिए, द रोवर टेक्स हिज स्टैंड ऑन द डेक। समझे, तो ऑन द डेक द रोवर टेक्स हिज स्टैंड नहीं होगा। ठीक है, तो आप इन्वर्जन लिख के आओगे, इसका भी कुछ एक्सप्लेनेशन ऐसा कुछ खास नहीं है, अगर आप चाहो तो ऐसा मतलब एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो, द करेक्ट ग्रामेटिकल ऑर्डर, फटाफट में लिख रहा हूं मैं, द करेक्ट ग्रामेटिकल ऑर्डर ऑफ द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इज लिख के आप डबल इन्वर्टेड कॉमा डाल के यहाँ लिख सकते हो जो भी आपका करेक्ट ऑर्डर है, और उसको डबल क्लोज कर सकते हो। समझे, देखो मैं इसलिए नहीं थोड़ा मतलब पूरा नहीं लिख के बता रहा हूँ बिकॉज मैं बोल दे रहा हूँ एंड वहां पे टाइम वेस्ट होगा लिखने में, इसके लिए मैं फटाफट थोड़ा करा रहा हूँ बिकॉज शॉर्ट में पूरा वीडियो रिकॉर्ड करना है। ठीक है, फिर आते हैं हम नेक्स्ट एक्सक्लेमेशन पे। देखो जैसे इंटरोगेशन जो था उसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस था, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा, तो यहाँ पे आप क्या लिख के आओगे, एक्सक्लेमेशन। याद रखना एक्सक्लेमेटरी नहीं लिख के आना है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस भी मत लिख के आना, सिंपली एक्सक्लेमेशन लिखना है और कुछ नहीं। ठीक है, अब बात आती है सर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कब होता है एंड कब एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। तो एक्सक्लेमेशन मार्क तब लगता है जब आपको क्या एक्सप्रेस करना हो, किसी तरह का कोई फीलिंग।
ठीक है, किसी भी तरह की कोई फीलिंग हो, अगर आपको एक्सप्रेस करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। चलो अब आते हैं थोड़े से ऐसे टॉपिक्स के ऊपर जो यूजुअली आप लोग नहीं देखते हो एंड यूजुअली लोगों को नहीं पता होता है। उनमें से सबसे पहला टॉपिक है क्लाइमैक्स एंड एंटी क्लाइमैक्स। देखो दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है, तो आज हम देख लेते हैं क्या होता है। द सेंटेंस इन विच वर्ड्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। देखो इस वर्ड के ऊपर ध्यान रखो, असेंडिंग ऑर्डर में लगाया गया है, लेकिन किस चीज के असेंडिंग ऑर्डर में, प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मतलब मुझे जो चीज प्रायोरिटी है वो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी पहले वॉक करेगा, फिर दौड़ना सीखेगा एंड फिर वो जीतेगा। समझ लो क्या बोल रहा हूँ। उसने वॉक किया, देन वो दौड़ने लगा एंड एट द एंड क्या हुआ, वो जीत गया। तो इसमें क्या है, एक क्लाइमैक्स हो रहा है। क्लाइमैक्स इन द सेंस एक असेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है कि छोटा बड़ा फिर अल्टीमेटली आपका रिजल्ट आ रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं क्लाइमैक्स। ठीक है, इसका भी कोई एक्सप्लेनेशन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप क्लाइमैक्स लिख के आओ। देन हम आते हैं एंटी क्लाइमैक्स। देखो क्लाइमैक्स में असेंडिंग ऑर्डर था, एंटी क्लाइमैक्स में डिसेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब जो आपके लिए सबसे ज्यादा कीमती है वो पहले लिखोगे, फिर उससे कम कीमती, फिर उससे भी कम कीमती। देखो कीमती मतलब मैंने प्रायोरिटी की बात की, जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसको पहले। देखो जो सबसे ज्यादा है वो पहले, हमेशा जो सबसे बड़ा होता है हम उसको पहले लिखते हैं, और अगर बड़ा उससे छोटा अगर हम ऐसे करते हैं तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा अगर हम चाहते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, एंटी क्लाइमेक्स में देखो द इन विच वर्ड्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिसेंडिंग है, हाँ यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। प्रायोरिटी में लिखना भूल गया था। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी वर्ड को आपको ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोला गया है ही लॉस्ट हिज वाइफ रिंग एंड वॉलेट। सबसे ज्यादा जरूरी उसके लिए क्या है, उसकी वाइफ होगी, देन उसका रिंग बिकॉज वॉलेट से ज्यादा कीमती होगी, एंड वॉलेट तो उससे कम। तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा आपका ये एंटी क्लाइमेक्स। ठीक है, होप सो एवरीवन आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं कुछ भी समझ में आ रहा है आप कमेंट में डाल सकते हो, मैं सबका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, फिर आते हैं हम एंटीथीसिस। सर ये एंटीथीसिस ये हम लोग को देखते तो है बट समझ में नहीं आता। देखो अगर आपका कोई सेंटेंस है, अगर उस सेंटेंस में एग्जैक्ट अपोजिट वर्ड्स अगर आए हुए हैं, ठीक है, अगर आपका कोई सेंटेंस है जिस सेंटेंस में एग्जैक्ट अपोजिट वर्ड्स अगर यूज हो रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एंटीथीसिस। लोग उसको एंटी क्लाइमेक्स लिख के आते हैं, वो एंटी क्लाइमेक्स नहीं, वो एंटीथीसिस है जिसमें एग्जैक्ट अपोजिट वर्ड है। देखो यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो देखो यूनाइटेड एंड डिवाइडेड ये अपोजिट वर्ड है, स्टैंड एंड फॉल ये भी अपोजिट वर्ड है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा एंटीथीसिस। देखो ये 10th 12th में बहुत ज्यादा आता है, तो इसके ऊपर अच्छी से याद रखना कि एग्जैक्ट अपोजिट वर्ड्स आए हैं, एंड यहाँ पे आप लिख दोगे एग्जैक्ट अपोजिट words are used for poetic device। समझे, तो इस तरह से जो है आप एग्जाम में इसको लिख के आओगे कि एग्जैक्ट अपोजिट वर्ड्स आर यूज्ड फॉर पोएटिक डिवाइस। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोगों ने 13 अपने टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, एंड अब जो है नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं जो हमारा 14th टॉपिक है। ठीक है, तो 13 टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं, 14 टॉपिक है आपका पन। सर पन भी हमने सुना है बट कभी समझा नहीं कि पन होता क्या है। चलो आज मैं बताता हूँ। द सेंटेंस इन विच वर्ड्स आर यूज्ड टू कन्वे। देखो वर्ड यूज किया गया है क्या कन्वे करने, कन्वे करना मतलब बताना, क्या बताने के लिए, डिफरेंट या फिर मल्टीपल मीनिंग्स। ठीक है, यानी कोई वर्ड ऐसा है जिसके मल्टीपल मीनिंग्स आ रहे हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल द फिगर ऑफ मैथ्स टीचर इज गुड। अब यहाँ पे किस फिगर की बात की जा रही है, जो मैथ्स टीचर है उसका जो बॉडी फिगर जो होता है वो बहुत अच्छा है, या फिर जो मैथ्स टीचर अपना बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड पे जो पढ़ा रहा है, जो उसने ज्योमेट्रिक फिगर्स बनाए वो ज्यादा, उसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, तो ये आप कंक्लूड नहीं कर सकते हो। तो देखो एक ही सेंटेंस है बट उसमें ना वो जो वर्ड यूज हुआ है फिगर, उसकी वजह से क्या हो रहा है, मल्टीपल मीनिंग कन्वे हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, पन कहेंगे। ठीक है, इसका भी कोई खास एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका याद रखना पन क्या होता है, जब एक ही सेंटेंस में कोई ऐसा वर्ड हो जिसके मल्टीपल मीनिंग्स कन्वे हो उसको पन कहते हैं हम। फिर हम आते हैं पैराडॉक्स के ऊपर। अब बात आती है सर पैराडॉक्स क्या है, हमने तो बस आज तक एक ही पैराडॉक्स को सुना है, हसल वाला। तो देखो आज जो देखते हैं वो हसल वाला जो उसने अपना नाम पैराडॉक्स रखा है, उस पैराडॉक्स का मतलब क्या है। तो द सेंटेंस इन विच ट्रुथ, ट्रुथ मतलब सच्चाई, इज रिवील्ड इन द रेडिकुलस मैनर। रेडिकुलस मैनर मतलब एक मजाकिया तौर पे आपको सच्चाई बताई गई है। ठीक है, मतलब हम फैक्ट ही बात कर रहे हैं लेकिन मजाक मजाक में। ठीक है, तो आप फैक्ट की बात करो बट हंसी मजाक में, यानी लाइट मोड नोट पे, तो उसे पैराडॉक्स कहते हैं। तो यहाँ पे देखो द एंजॉयमेंट ऑफ पिकनिक इज टाइम टू रिटर्न होम, यानी पिकनिक का असली एंजॉयमेंट कब होता है, जब आप रिटर्न आते हो।
समझ रहे हो क्या बोला जा रहा है? तो उस चीज को यहाँ पे बोला है। जैसे एक और एग्जांपल, द टीचर मस्ट बी क्रूअल। टीचर कैसा होना चाहिए? हमेशा क्रूअल होना चाहिए। क्रूअल मतलब अभी कैसे समझाऊं क्रूअल? जैसे काइंड होता है, काइंड मतलब एकदम शांत स्वभाव का, क्रूअल मतलब थोड़ा गुस्सैल। देखो है फैक्ट, टीचर को गुस्सैल होना पड़ेगा तभी वो पढ़ा सकेगा एंड लेक्चर बच्चों को कंट्रोल कर सकेगा, बट थोड़ी मजाकिया क्रूअल वर्ड यूज नहीं किया जाता है। क्रूअल की जगह आप क्या लिख सकते थे? स्ट्रिक्ट लिख सकते थे। लेकिन स्ट्रिक्ट वर्ड की जगह क्या यूज किया गया? क्रूअल यूज किया गया है, तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? इसको पैराडॉक्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये भी पैराडॉक्स हो रहा है एंड ये भी पैराडॉक्स। तो दो क्वेश्चन मैंने रखे थे पैराडॉक्स के। ठीक है, अब हम चलते हैं सिनेक्डोचे। प्रोनाउंसिएशन क्या है? सिनेक्डोचे। वापस से प्रोनाउंसिएशन सिनेक्डोचे। ठीक है, तो सिनेक्डोचे का मतलब क्या होता है? when a part thing indicates a whole thing and vice versa, यानी बेसिकली ना आप किसी एक चीज को मतलब एड्रेस करके बड़ी चीज के बारे में बात कर रहे हो, या फिर आप किसी बड़ी चीज को एड्रेस करके किसी एक छोटी सी चीज के बारे में बात कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया वॉन द मैच। अब देखो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, इंडिया इंडिया ने मैच जीता है क्या? पूरी इंडिया खेलने गई थी क्या? नहीं, वो जो इंडियन टीम थी वो मैच जीती है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या आना चाहिए था? इंडियन टीम, जो भी स्पोर्ट की टीम थी वो स्पोर्ट। फॉर एग्जांपल अगर क्रिकेट टीम थी तो इंडियन क्रिकेट टीम वॉन द मैच, ऐसा होना चाहिए। बट यहाँ पे हाँ क्या लिखा गया है? इंडिया। यानी बेसिकली वो इंडिया लिख के क्या डिनोट करना चाहते हो? वो इंडिया लिख के हमें ये बताना चाहते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम ने मैच जीता। समझे? तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका? सिनेक्डोचे। सिनेक्डोचे। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे माय फीट्स वर डांसिंग। अब आप खुद सोचो, किसी का पैर नाचता है या पूरा इंसान नाचता है? पूरा इंसान नाचता है ना। यानी एक छोटी सी बात के जरिए क्या बताई जा रही है? पूरी चीज के बारे में। तो माय फीट्स वर डांसिंग नहीं, मतलब आई वॉज डांसिंग या आई एम डांसिंग ऐसा होना चाहिए। मैं डांस कर रहा था, मेरे सिर्फ पैर तो ऐसा नहीं मेरे पैर नाच रहे हैं और मेरे हाथ ऐसे बंधे हुए हैं, मैं आंख बंद करके सोया और मेरे पैर नाचे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। मैं फीट्स वर डांसिंग मतलब आप फीट के डिनोट करके वो पूरा इंसान के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी ये क्या कहलाएगा? सिनेक्डोचे जो है ये कहलाएगा। फिर हम आते हैं एक और ऐसे टॉपिक के ऊपर जो आपने आपकी बुक में बहुत बार देखा होगा बट आपको समझता नहीं है, वो है ट्रांसफर एपिथेट। ठीक है, ट्रांसफर एपिथेट। देखो थोड़ी देर पहले जब मैंने पर्सोनिफिकेशन कराया था, तो पर्सोनिफिकेशन करते समय मैंने बोला था कि ध्यान देना, ह्यूमन क्वालिटी की बात होती है पर्सोनिफिकेशन में। बिकॉज ट्रांसफर एपिथेट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अगेन क्वालिटी की बात होती है। लेकिन यहाँ पे सॉरी, क्वालिटी मतलब एडजेक्टिव ही हो गया, एडजेक्टिव एंड क्वालिटी वन एंड द सेम थिंग। यहाँ पे भी क्वालिटी की बात होती है, एडजेक्टिव की बात होती है, बट पर्सोनिफिकेशन में कौन सी क्वालिटी की बात हो रही थी? ह्यूमन क्वालिटी। यहाँ पे किसी ह्यूमन क्वालिटी की बात है क्या? नहीं। यहाँ पे सिर्फ क्या बोला है? एडजेक्टिव, यानी कोई भी एडजेक्टिव हो सकता है वो इज ट्रांसफर टू नॉन ह्यूमन थिंग। देखो पर्सोनिफिकेशन में ह्यूमन क्वालिटी किसको दी जाती थी? नॉन ह्यूमन थिंग को। यहाँ पे सिर्फ क्या दी जा रही है? एडजेक्टिव दी जा रही है, किसको? नॉन ह्यूमन थिंग को। कंफ्यूज मत होना दोनों में। ट्रांसफर एपिथेट में हम सिर्फ क्वालिटी की बात करते हैं, पर्सोनिफिकेशन में हम ह्यूमन क्वालिटी की बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द नाइट वाज डेंजरस। द नाइट वाज डेंजरस, सॉरी, देखो द नाइट जो बोला गया है, द नाइट तो आपका नॉन ह्यूमन थिंग है एंड डेंजरस क्या है? उसको एडजेक्टिव दिया गया है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? यहाँ पे आप लिख सकते हो ट्रांसफर्ड एपिथेट। थोड़ा अभी मेरे हैंडराइटिंग में इतना ध्यान मत देना, तो अभी वो आपको समझ में आ रहा है, मैं बस लिखने के लिए लिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ट्रांसफर एपिथेट, होप सो आपको ये भी समझ में आया। अब लास्ट टॉपिक पे हम चलते हैं जो है हमारा इमेजरी। देखो हम लोगों ने फटाफट सोचा था करने का, लास्ट टॉपिक में हम फाइनली आ चुके हैं। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक हमारा क्या है? इमेजरी। इमेजरी में क्या होता है ये भी आपने बहुत बार सुना होगा। तो इमेजरी में बेसिकली ना एक ऐसा सेंटेंस होता है ना जो हम जब हम रीड करते हैं, जब हमारे कानों में पड़ता है ना, तो हमारे कहीं ना कहीं माइंड में एक पूरा इमेजिनेशन क्रिएट होता है। उसी चीज को इमेजरी कहते हैं। तो देखो सेंटेंस में क्या बोला है? द सेंटेंस इन विच वर्ड्स आर यूज्ड टू क्रिएट ए मेंटल पिक्चर और फिजिकल सेंसेशन। यानी कोई ऐसा सेंटेंस, कुछ बोल रहा है जिससे हमारे माइंड में क्या हो रहा है? एक पिक्चर बन रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल द ट्री वॉज 3 times taller than the house। अब देखो जैसे ही मैंने बोला द ट्री वॉज 3 times taller than the house, कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक पिक्चर बन रहा है कि ट्री अगर इतना सा है तो उससे 3 गुना बड़ा जो है आपका, सॉरी, अगर हाउस इतना सा है तो उससे 3 गुना बड़ा आपका जो है ट्री है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इमेजरी कहते हैं। ठीक है, देन द अरोमा ऑफ बासमती राइस फिल्ड द एयर। देखो बासमती राइस की खुशबू पूरे हवा में फैल गई। अब इससे क्या हमको इमेजिनेशन हो रहा है कि इससे अब क्या हो जाएगा? पूरा हवा सुगंधित हो जाएगा। तो इस तरह से ये भी क्या होता है? इमेजरी होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारे ये 18 टॉपिक थे एंड 18 के 18 टॉपिक हम लोगों ने कम से कम टाइम में जो है कवर किया है। होप सो आप लोगों को सब कुछ समझ में आया हो। एंड अगर आपको मेरा स्पीड फास्ट लगता होगा तो आप स्पीड स्लो करके भी देख सकते हैं। मुझे इसलिए फास्ट पढ़ाना पड़ रहा है बिकॉज हम लोगों को कम से कम टाइम में ये 10 12 के लिए कंटेंट डिलीवर करना है।
एंड आपको अगर फास्ट लग रहा है तो आप स्लो करके भी देख सकते हो। ठीक है, होप सो एवरीवन आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। एंड अगर आपको किसी भी तरह का कुछ डाउट है या कुछ और भी वीडियोस चाहिए, जो भी चीज आपको नीड है, आप कमेंट सेक्शन में डालो, मैं हर चीज आपके लिए लेके आऊंगा। ठीक है, अगर अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। एंड जल्दी ही थोड़े हम और सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए, सो उसके लिए सबको शेयर करके सब्सक्राइब करवाओ। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, फिर से हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। एंड और कोई टॉपिक जो है हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं।